पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्या लिखा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया कि कोई भी देश होता है जहाँ पर संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। उसी तरह से अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य होते हैं जिसको मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को आज हम लोग बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके परिचय को या फिर भूमिका को, ठीक है, यहाँ पर आप परिचय लिखा हुआ, आप यहाँ पर चाहे तो भूमिका भी लिख सकते हैं, उसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद आगे इसको डिस्कस करेंगे। लिखा यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बोला जा रहा है कि चाहे वो अधिकार हो या फिर कर्तव्य, दोनों एक ही सिक्के का दो अलग अलग पहलू है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग अपने अधिकार को अपना समझते हैं उस तरह से जो कर्तव्य होता है देश के प्रति उसको भी अपना समझना चाहिए। आगे लिखा है कि यदि नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार दिए जाते हैं तो उन्हें कुछ मौलिक कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक होता है। ठीक है, वही बात लिखा है। आगे लिखा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया है। क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया है ताकि नागरिक न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करे बल्कि अपने देश और समाज के प्रति भी उत्तरदायी बने। क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया है ताकि नागरिक न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करे बल्कि अपने देश और समाज के प्रति भी उत्तरदायी बने। ठीक है, सिर्फ अपने अधिकारों के मतलब जो उसका अधिकार है सिर्फ उसी का रक्षा ना करे बल्कि अपने देश के प्रति उसका या फिर जो समाज है उसके प्रति भी उत्तरदायी वो बने। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। लिखा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विकास। ठीक है, अब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का किस तरह से विकास हुआ है उसको समझते हैं। क्योंकि जब भारतीय संविधान बना था, उसका जब मसौदा तैयार हुआ था, उस समय मौलिक कर्तव्य जैसा कोई चीज़ नहीं था। ठीक है, कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और बाद में फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक मौलिक कर्तव्य को और बढ़ाया गया और पूरा मिला के ये 11 कुल हो गया था। ठीक है, कुल 11 मौलिक कर्तव्य को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये समझते हैं इसमें लिखा क्या है। क्या लिखा है कि संविधान के प्रारंभिक मसौदे में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। क्या बोला जा रहा है कि जो मसौदा तैयार हुआ था, मसौदा का मतलब होता है रफ। ठीक है, मतलब उसको पेश करने से पहले का बात हो रहा है। बोला जा रहा है कि संविधान के प्रारंभिक मसौदे में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन समय के साथ यह महसूस किया गया कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ऐसा महसूस हुआ कि जो नागरिक है उनको सिर्फ अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। इसीलिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 4A में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। इसीलिए बोला जा रहा है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किसमें भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, तो संविधान के भाग 4 में इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 51A में इसको जोड़ा गया है। आगे लिखा है कि जिसमें नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया जिससे इनकी कुल संख्या 11 हो गई। जिससे क्या हुआ, तो इसकी जो कुल संख्या थी मौलिक कर्तव्य की वो 11 हो गया। क्या समझ में आया? जब भारतीय संविधान प्रारंभिक हुआ था, जब भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया गया था उस समय मौलिक कर्तव्य जैसा कोई चीज़ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ऐसा लगा कि नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ या फिर जो मौलिक अधिकार उसको दिए गए, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए उनके साथ साथ उनको कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, कुछ दायित्व भी होना चाहिए अपना। इसलिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में इसको जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और फिर बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया। कुल मिला के बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य माने जाते हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में। इसको हम लोग और डिटेल में जानेंगे आगे। तो आइए समझते हैं क्या लिखा है कि भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A भाग 4 में 51A में इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, भाग 4 संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में इसको हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कुछ कर्तव्य होगा और क्या होगा उसको हम लोग नीचे जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए कि भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य 11 हो।
तो ये समझते हैं, सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है उसका वो है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। क्या बोला जा रहा है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। किस तरह से? जैसे कि जो भी संविधान का आदर्श है, जो भी उसका नियम है, उसका पालन किया जाए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान किया जाए और राष्ट्रगान के सम्मान में जैसे हम लोग खड़े होकर राष्ट्रगान को गाते हैं तो उस तरह से इसको सम्मान किया जाए। ठीक है, ये क्या है? ये कोई दबाव, ऐसा कानून नहीं है, मतलब ये एक मौलिक कर्तव्य रखा गया कि जैसे हम लोग अपने अधिकार को रखते हैं, मौलिक अधिकार जैसा हम लोग को संविधान दिया हुआ है, उसी तरह से संविधान जो है वो एक प्रावधान करता है मौलिक कर्तव्यों को लेकर के, ताकि जो नागरिक है देश के उसको उनके कर्तव्यों के बारे में पता चले। ठीक है, इसको अगर समझना चाहे तो इस तरह समझ सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक को संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जो भी संविधान में निहित मूल्य या फिर जो सिद्धांत दिए गए हैं उसका पालन करना चाहिए सभी नागरिकों को। अगला पॉइंट लिखा है कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज या फिर राष्ट्रगान का सम्मान करना राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। तो ये सब क्या है? तो ये संविधान का पालन करना है, राष्ट्र ध्वज का या फिर राष्ट्रगान का हम लोग को सम्मान करना चाहिए। क्या है? पहला कर्तव्य है हमारा, जो भी देश का नागरिक उसका पहला कर्तव्य ये है। दूसरा जो कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, वो है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे। इसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ, आप इसको एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। आगे लिखा है कि क्षेत्रीय, धार्मिक, जातीय भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। कहा जा रहा है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे। कैसे बनाए रखा जा सकता है? जब लोग अपने को छोड़ करके थोड़ा सा दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म का भी सम्मान करेंगे, अपने जाति को छोड़ करके दूसरे जाति का भी सम्मान करेंगे, ठीक है, अपने क्षेत्र को छोड़ कर दूसरे क्षेत्रों का सम्मान करेंगे, तो इन सब चीज़ों से जब जो नागरिक है या फिर जो लोग हैं वो ऊपर उठेंगे और अपने को छोड़ करके दूसरों का भी सम्मान करेंगे, तब जाके क्या होगा? संप्रभुता बढ़ेगा, एकता बढ़ेगा, अखंडता की रक्षा हो पाएगी। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, तीसरा जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? देश की रक्षा करे और जब आवश्यक हो राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे। देश की रक्षा करे और जब आवश्यक हो तो राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे। मतलब अगर कोई ऐसा समय आ जाता है जब हमें देश को हमारी ज़रूरत पड़े, ठीक है, देश को हमारा जब ज़रूरत पड़े तो हम लोग वहाँ पर जा सके, देश का रक्षा कर सके या फिर देश के काम आ सके। तो इस तरह से कर्तव्य बनाया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, इसमें इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि यह कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करता है कि वह देश की रक्षा में योगदान दे। क्या बोला जा रहा है कि यह कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करता है कि वह देश की रक्षा में योगदान दे। जैसे कि फौजी लोग होते हैं या फिर जो पुलिस हमारे हैं या फिर जो अन्य कर्मी होते हैं, ठीक है, जैसे सफाई कर्मी हो गए या फिर और भी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं साथ में। क्योंकि रक्षा का मतलब सिर्फ यही नहीं कि जो बाहरी आक्रमण होगा उसी से रक्षा, बीमारी से रक्षा का मतलब कि अगर देश में साफ सफाई रहेगा तो बीमारी कम होगा। तो जो सफाई कर्मी वो भी हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं क्या लिखा है। तो आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों को सेना या अन्य आपातकालीन सेवाओं में भाग लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए। क्या बोला जाए? जब इमरजेंसी का समय आ जाए, आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों को सेना या अन्य आपातकालीन सेवाओं में भाग लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो अगर इमरजेंसी आ गया और हमें सेना का जरूरत पड़े, देश को अगर सेना का जरूरत, तो हम लोग बिना सोचे समझे वहाँ पर अपना योगदान दे, सेना में हम लोग भर्ती हो, मतलब इस तरह से कहा जा रहा है। ठीक है, तत्पर रहना चाहिए। ये कुछ मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। चौथा जो मौलिक कर्तव्य है वो है भारत के सभी लोगों में सौहार्द और भाईचारे की भावना विकसित करे। भारत के सभी लोग, सौहार्द का मतलब क्या होता है? सौहार्द का मतलब होता है अपनापन, ठीक है, भाईचारा या फिर दोस्त। सौहार्द का मतलब दोस्त ही होता है। ठीक है, लिखा है कि भारत के सभी लोगों में सौहार्द और भाईचारे की भावना विकसित करें। कैसे होगा? तो यह कर्तव्य सामाजिक सौहार्द, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। ये जो कर्तव्य है वो सामाजिक सौहार्द, जो सामाजिक में भाईचारा है उसको, जो सहिष्णुता है, सहिष्णुता का मतलब होता है सहना। ठीक है, जैसे हमारे धर्म को छोड़ करके हम अगर दूसरे धर्म का सम्मान करेंगे तो वो भी एक सहिष्णुता ही होता है। आगे लिखा है कि और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि सिर्फ एक ही धर्म को ना मानना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई धर्म नहीं, सभी धर्म एक जैसे या फिर सभी धर्म का सम्मान करना। इस तरह से बताया जा रहा है। क्या लिखा है? यह कर्तव्य सामाजिक सौहार्द, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। आगे हम लोग समझते हैं, इसी में लिखा है कि जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। क्या बोला जा रहा है कि जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। ये सब क्या है? मौलिक कर्तव्य बताए जा रहे हैं। ठीक है, बात करें अगर पांचवा मौलिक कर्तव्य का, वो लिखा है हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करें। हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करना। जैसे कि बहुत सारे विरासत हैं तो उसको संरक्षित करना।
लिखा है कि भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं, विरासत और कला को संरक्षित करना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट लिखा है ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों और अन्य सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करना। ये सब क्या है, तो 5वां नंबर मौलिक अधिकार इसमें बताया गया है। छठा जो मौलिक है, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करे तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करे। पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करे। ये क्या, छठा मौलिक अधिकार है, छठा आपका एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, हम लोग कर्तव्य को पढ़ रहे हैं। आगे लिखा है, इसमें पॉइंट लिखा है कि वनों, नदियों, झीलों और वन्य जीवों की रक्षा करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी। जैसे कई तरह के फैक्ट्री या फिर गंदगी जो है हम लोग नदियों में बहा देते हैं, या फिर कई बार क्या होता है वनों को काट देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, तो वनों का, पर्यावरण का जो है वो विनाश होता है। तो ये सब नहीं करना, वनों, नदियों, झीलों और वन्य जीवों की रक्षा करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, कोई भी नागरिक हो, सभी का ये जिम्मेदारी बनता है। आगे लिखा है, जलवायु और भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। कोई भी प्रदूषण हो, चाहे वो जल, वायु या फिर भूमि प्रदूषण हो, उसको रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ये सब क्या है, सब मौलिक कर्तव्य जो जो सभी लोगों को करना चाहिए। सातवां जो मौलिक कर्तव्य है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करें। क्या बोला जा रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन, ठीक है, ज्ञानार्जन की भावना। इसमें कहा जा रहा है कि अंधविश्वास और रूढ़ियों से बचते हुए वैज्ञानिक सोच को अपनाना चाहिए। जैसे शिक्षा हो, या फिर मान लीजिए हमारे पास कृषि है, कृषि, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर किसान लोग क्या करेंगे, अगर विज्ञान को थोड़ा सा अपनाएंगे तो ये भी क्या होगा, ये एक विज्ञान की तरफ एक कदम होगा। तो इस तरह से कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि अंधविश्वास और रूढ़ियों से बचते हुए वैज्ञानिक सोच को अपनाना चाहिए। जो वैज्ञानिक सोच है, जो वैज्ञानिक उपकरण है, जो वैज्ञानिक चीज़ें, उनको अपनाना चाहिए। आगे लिखा है कि शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देना एक जागरूक समाज के निर्माण में सहायक होता है। शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देना एक जागरूक समाज के निर्माण में सहायक होता है। आगे हम लोग जानते हैं आठवां जो मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। क्या बोला जा रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, लिखा है कि सरकारी संपत्ति जैसे रेलवे, सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों आदि को नुकसान पहुंचाने से बचना। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ देश में अगर सरकार विरोधी काम करना, या फिर सरकार ने कुछ जनता के खिलाफ कर दिया, जो लोगों को पसंद नहीं आया, तो वो क्या करते हैं, जो सरकारी धरोहर होता है, जो पब्लिक चीज़ें होती है, जो पब्लिक के लिए बनाई गई चीज़ें, उनको जलाना शुरू कर देते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं। जो इमारत होती है उसको, इमारतों को गिराना या फिर पथराव करना, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, बहुत सारी जगह में सब देखा जाता है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को रोकना चाहिए। क्या बोला जा रहा है कि सरकारी संपत्ति जैसे रेलवे, सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों आदि को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखा है किसी भी प्रकार की हिंसा और विध्वंसात्मक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए। क्या बोला जा रहा है, किसी भी प्रकार की हिंसा और विध्वंसात्मक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए। नौवां जो मौलिक कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें। क्या बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कृष्टता प्राप्त करना, जो हमारा अपना है या फिर जो सामूहिक प्रयास उससे उत्कृष्टता प्राप्त करना। क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक नागरिक को अपने कार्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक नागरिक को अपने कार्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए। केवल व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना आवश्यक है। वही बात बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कृष्टता प्राप्त करना। ठीक है, व्यक्तिगत मतलब अपने बारे में ना, सिर्फ समूह के बारे में भी सोचना चाहिए, समूह के लिए भी प्रयास करना चाहिए। वही बोला जा रहा है, प्रत्येक नागरिक को अपने कार्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब जो उसका अपना फील्ड है, जो अपना काम है, उसमें तो श्रेष्ठता प्राप्त करना ही चाहिए, बल्कि उसके बाद भी केवल व्यक्तिगत लाभ की वजह से समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देना आवश्यक है। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी काम करना या फिर राष्ट्र के विकास के लिए भी काम करना आवश्यक होता है। 10वां जो मौलिक कर्तव्य है वो है माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ये कहाँ से, तो 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है, इसको जोड़ा गया। क्या बोला जा रहा है कि माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। क्या कहा जा रहा है इसमें, तो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है। आगे बोला जा रहा है कि यह कर्तव्य राष्ट्रीय साक्षरता दर बढ़ाने और बाल श्रम को समाप्त करने में मदद करता है। यह जो कर्तव्य है वो राष्ट्रीय साक्षरता दर को बढ़ाएगा, क्योंकि जब सारे लोग पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय साक्षरता दर भी बढ़ेगा, और साथ में बाल श्रम को समाप्त करने में मदद करता है। इसके बाद लास्ट 11वां मौलिक कर्तव्य हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ।
11वां है स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को महत्व दे और उनका पालन करे। क्या बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को महत्व दे और उनका पालन करे। लिखा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से प्रेरणा लेते हुए देश के प्रति प्रेम और सम्मान विकसित करना चाहिए। ये क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य है हमारा। ठीक है, किसी भी देश का जो मौलिक कर्तव्य होता है वो है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है मौलिक कर्तव्यों का महत्व। मौलिक कर्तव्य का क्या महत्व होता है उसको समझते हैं। बोला जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों का पालन करने से नागरिकों में अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ती है। इनका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। कुछ बिंदु लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट दिया हुआ, उसको हम लोग पढ़ के समझते हैं। सबसे पहले लिखा है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत बनाता है। अगर कोई भी देश है जहाँ पर उसके अपने कर्तव्यों को लोग मानते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, तो जाहिर सा बात है कि उसमें अखंडता और मजबूती बना हुआ रहेगा। दूसरा पॉइंट लिखा है कि देश की संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रणाली की रक्षा करता है। तीसरा है सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखता है। जो सामाजिक सौहार्द, जो सामाजिक भाईचारा है और जो सांस्कृतिक विविधता है उसको बनाए रखता है। आगे लिखा है चौथा नंबर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देता है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देता है। पांचवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, मतलब जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको बढ़ाता है और साथ में जो शिक्षा है उसको भी प्रोत्साहित करता है। अगर लोग जो है मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो, जैसे कि बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको शिक्षा देना अनिवार्य है। किसके द्वारा? अभिभावकों के द्वारा। इसमें तो सरकार भी मदद करती है, तो सरकार भी ये सब चीज़ों को देखता है। ठीक है, शिक्षा देता है फ्री। आगे हम लोग समझते हैं मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की प्रक्रिया। ये आप चाहे तो लिखिए या फिर नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इसको समझ लीजिए। मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की प्रक्रिया। लिखा है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में शामिल किए गए हैं, इसलिए इनका प्रत्यक्ष कानूनी परिवर्तन नहीं किया गया है। क्या बोला जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में शामिल किया गया है, इसलिए इनका प्रत्यक्ष कानूनी परिवर्तन नहीं किया गया है। परिवर्तन का मतलब समझ लीजिए। परिवर्तन का मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, मतलब जबरदस्ती दबाव देना। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? इसलिए इनका प्रत्यक्ष कानूनी परिवर्तन नहीं किया गया है, मतलब अगर ये कोई फॉलो नहीं करता तो जरूरी नहीं कि उसको सजा होगा। आगे लिखा है कि लेकिन सरकार इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विभिन्न कानून बना सकती है। लेकिन क्या बोला जा रहा है कि लेकिन सरकार इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विभिन्न कानून बना सकती है। अगर ये कर्तव्य चाहे तो सरकार लागू कर सकती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अनुच्छेद 51A(g) के तहत। ठीक है, 51A में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया है। फिर आगे लिखा है कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कानून। फिर आगे लिखा है साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कानून, जैसे अनुच्छेद 51A(k) में बोला गया है। उसके बाद निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आपको इस तरह से लिखना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़कर नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास किया गया है। ये कर्तव्य केवल एक कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि देश के समग्र विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक है। आप चाहे तो यहाँ तक लिख सकते हैं या फिर इसको आप आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। लिखा है कि जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। अतः हमें न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए। तो ये आपका निष्कर्ष हो गया। आप चाहे तो इसको 2-4 लाइन में अपने से भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा सारा। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही में अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।